हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन क्या होता है, ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है और उसके साथ साथ आपका अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जो भी कैपिटलाइजेशन के इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसीलिए हमने बिल्कुल इजी इजी पॉइंट इसमें लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और कोई भी पॉइंट हमारा रह ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मीनिंग कैपिटलाइजेशन का। सबसे पहले आपको अपना फुल इंटरेस्ट के साथ इसको समझना है, क्योंकि जब तक आप ये मानते रहोगे, आपका माइंड ये मानता रहेगा कि एक मुश्किल टॉपिक है, तो क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर आप आसान मान कर चलते हो तो उसे समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। और हमारी वीडियो वैसे भी बहुत ही इजी वे में आपको समझाई जाती हैं। सो कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन का मतलब ये नहीं होता कि ओनली इसके अंदर कैपिटल ऐड होगी। जी नहीं, अगर आप ऐसा मानते हो तो ये बिल्कुल ही गलत मानते हो, क्योंकि कैपिटलाइजेशन रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म इंडेप्टनेस एंड इंक्लूड बोथ द ओनरशिप कैपिटल एंड द बोरोड कैपिटल। इट मीन्स जो हमने इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, उनके साथ साथ बोरोड कैपिटल, इट मीन्स जो डिबेंचर्स हैं या फिर कहीं से लोन वगैरह ले रखा है लॉन्ग टर्म, तो वो सारे के सारे इसके अंदर ऐड होते हैं। लेकिन हमारे जो बोरोड कैपिटल होती हैं वो कौन सी होगी? लॉन्ग टर्म ऐड होगी ओनली। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन का अगर मीनिंग पूछा जाए आपसे तो आप क्या कहोगे? कोई भी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व कैपिटल, डेट कैपिटल, ये सारे के सारे किसका पार्ट होती हैं? कैपिटलाइजेशन का पार्ट होती हैं। The term capitalization is used only in relation to company, not in respect of partnership firm and sole proprietorship। ये क्वेश्चन क्योंकि एक ये ऑप्शंस टाइप क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसीलिए हमने ये इसमें ऐड कर दिया ताकि कोई भी पॉइंट आपका रह ना जाए। तो कैपिटलाइजेशन ओनली रिलेशन किसके साथ? कंपनी के केस में कैपिटलाइजेशन वर्ड यूज होता है। पार्टनरशिप फर्म या सोल प्रोप्राइटर के केस में कैपिटलाइजेशन वर्ड यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है, क्योंकि वहाँ पर इस टाइप का वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जब आप इसके टाइप करोगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि क्यों नहीं होता है। ठीक है, इन दस रिप्रेजेंट टोटल वेल्थ ऑफ द कंपनी। तो देखो, क्योंकि इसके अंदर हमने किस किस को इंक्लूड कर लिया? बोरोड कैपिटल को भी इंक्लूड कर लिया और ओनरशिप कैपिटल को भी इंक्लूड कर लिया, तो जाहिर सी बात है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल वेल्थ ऑफ कंपनी की। कंपनी की टोटल वेल्थ कितनी है? तो कैपिटलाइजेशन इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड कैपिटल एंड डेट कैपिटल। तो ये सारी की सारी किसके अंदर ऐड होती है? कैपिटलाइजेशन के अंदर। तो आई थिंक आपको कैपिटलाइजेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है और वाटर्ड कैपिटलाइजेशन क्या होता है। सो टाइप ऑफ कैपिटलाइजेशन की अगर बात की जाए तो 3 टाइप्स का कैपिटलाइजेशन आपका हो सकता है। फेयर कैपिटलाइजेशन और वाटर कैपिटलाइजेशन। फेयर या वाटर्ड या फिर ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन, ये तीनों के तीनों एक ही नाम से के होते हैं, यानी कि कोई भी नाम इनकी जगह पे यूज़ किया जा सकता है। कहीं पर आपको फेयर कैपिटलाइजेशन वर्ड मिल जाए, वाटर्ड कैपिटलाइजेशन वर्ड मिल जाए या फिर ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन वर्ड मिल जाए, तो इनका मीनिंग सेम होता है। तो देखो, कहीं पर मैंने एस यूज़ कर रखा, कहीं पर जेड यूज़ कर रखा, वो इसीलिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये दोनों ही यूज़ किए जाते थे। पहले एस यूज़ किया जाता था तो हमारी हैबिट एस बनी हुई है, लेकिन अब जो है एस की जगह पे जेड यूज़ किया जाता है। तो जब याद आ जाता है तो वहाँ पे जेड लगा देते हैं, और जब ध्यान नहीं रहता तो ऐसी वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कहीं आपके मैसेज आए कि मैम कैपिटलाइजेशन के आपने कहीं पे एस वाली स्पेलिंग लिख रखी है, कहीं पर जेड वाली, इस चीज़ को बच्चे बहुत ही ज़्यादा नोटिस करते हैं। मैंने कई बार देखा, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो बच्चों के तुरंत मैसेज आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि मैम समझ में आया या नहीं आया। चलो चलते हैं, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इन दोनों के यही नाम रहते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर कैपिटलाइजेशन या
वाटर्ड कैपिटलाइजेशन या ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो इससे पहले एक बार ये जान लेते हैं बुक वैल्यू और रियल वैल्यू। सो बुक वैल्यू क्या होती है, जो कि आपकी बुकों में, आपके अकाउंट्स में लिखी हुई होती है, वो कौन सी होती है? हिस्टोरिकल वैल्यू। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाकर ही आप उसी वैल्यू को आप क्या कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हो। और रियल वैल्यू जो एक्चुअल में उसका अब फिलहाल प्राइस है, एक्चुअल में अब उसकी वैल्यू कितनी है। मान लो 5 लाख बुक वैल्यू है किसी एसेट्स की, ठीक है, और अब भी उसको अगर बेचा जाए तो उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है? 5 लाख मिल रही है। तो वो दोनों चीज़ें अगर सेम हैं, जो हमारी कैपिटल या डेट की जो हमने वैल्यू निकाली थी बुक वैल्यू और रियल वैल्यू दोनों अगर सेम मिलती हैं, तो उसको फेयर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो अगर बुक वैल्यू ज़्यादा मिलती है रियल वैल्यू से, तो ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं, और बुक वैल्यू रियल वैल्यू से कम होती है तो उसे अंडर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं, इसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन, व्हेन एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जब हमारी एक्चुअल रेट, यानी कि जो हम कमा रहे हैं, मान लो 10 लाख रुपए पर कोई 10 लाख रुपए लगाकर उस पर 10% रिटर्न, यानी कि 10,000 रुपये कमा रहा है, तो उसी तरह से 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपीज़ कमा रहा है, और हमारी कंपनी भी 10 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए कमा रही है। तो इट मीन्स हमारी जो रिटर्न है, एक्चुअल जो रिटर्न है, वो नॉर्मल रिटर्न के क्या है? इक्वल है। इसका मतलब हमारी जो कंपनी है वो किस में है? ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन में। और ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि 1 साल के रिटर्न को देखकर हम ये डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि हमारी ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन है या ओवर कैपिटलाइजेशन है या अंडर कैपिटलाइजेशन है। उसके लिए जो भी सिचुएशन होगी वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। लगातार 3 सालों से हमारी जो रिटर्न है वो सेम आ रही है नॉर्मल रेट के, तभी हम ये कह पाएंगे कि हमारी जो कंपनी की सिचुएशन है वो ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन है। तो ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जब एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के इक्वल होती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि बुक वैल्यू और रियल वैल्यू जब हमारी क्या हो जाती हैं? इक्वल निकल के आती हैं, कि भाई हमने जो एसेट्स की वैल्यू, अपने डेट्स की वैल्यू, कैपिटल की जो वैल्यू दिखाई थी, रियल में भी उसकी उतनी ही वैल्यू है, वो हमारी क्या होती है? ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन होती है। और एक बात और ध्यान में रखना कि अगर ये पूछा जाए कि बेस्ट सिचुएशन कौन सी होती है, तो ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन ही बेस्ट होती है। उसके बाद है ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन जब हमारी एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कम होती है, यानी कि जो कंपनियां 10 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए कमा रही हैं, बाकी सभी कंपनियां, लेकिन हमारी कंपनी 10 लाख रुपए लगाकर 90,000 रुपये कमा रही है, यानी कि जो एक्चुअल रेट है कैपिटल की वो हमारी क्या है? कम है। तो उसको ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। यानी इसको आप एक सिंपल वे में किस तरह से समझ सकते हो? ओवर कैपिटल यानी जितना प्रॉफिट होना चाहिए उसके लिए हमने कैपिटल क्या लगा रखी है? ज़्यादा लगा रखी है। तो इसको इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो अपने आप ही आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। यानी जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उससे आपने क्या लगा दी? ज़्यादा लगा दी। ज़्यादा कब कहोगे? जब आपको उतने रिटर्न नहीं मिल रहे जितने एक्चुअल में होने चाहिए। तो अंडर कैपिटलाइजेशन को भी इसी तरह आप समझ सकते हो, जब आपने जो कैपिटलाइजेशन है वो कम लगा रखी है, यानी कि जितना प्रॉफिट 10 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए कमा रही हैं, लेकिन हमारी कंपनी कितने कमा रही है? 1,10,000 कमा रही है। यानी कि कैपिटल हमारी क्या है? कम है, लेकिन अर्निंग हमारी क्या है? ज़्यादा है। तो उसको क्या बोलते हैं? अंडर कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। तो इस तरह से अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, वाटर्ड या ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं।
जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई ओवर कैपिटलाइजेशन या अंडर कैपिटलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने अलग अलग पॉइंट करवाए, तो उससे आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए आप इनके पॉइंट बना दिए कि ओवर कैपिटल किन दो सिचुएशन में हो सकता है, अंडर कैपिटल किन दो सिचुएशन में हो सकता है। और जो सिचुएशन होगी वो क्या होंगी, कॉन्स्टेंट बेसिस पे होंगी, लगातार कई सालों से सेम ऐसा ही होता चला आ रहा होगा। तो सेम इन्वेस्टमेंट बट लेस प्रॉफिट और रिटर्न, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवर कैपिटलाइजेशन। यानी कि इन्वेस्टमेंट सेम है बट प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको ओवर कैपिटलाइजेशन। सेम रिटर्न सेम है, रिटर्न सेम है बट कैपिटल हमने ज़्यादा भी लगा दी तब भी रिटर्न हमें सेम ही मिल रहे हैं, यानी कि लॉस की सिचुएशन। ठीक है, दोनों में ही क्या है, लॉस की सिचुएशन है। एक में हमने इन्वेस्टमेंट सेम रखे फिर भी रिटर्न वही आ रही है, नॉर्मल से कम आ रही है। एक में हमने क्या कहे, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी लेकिन रिटर्न तब भी नहीं बढ़ रही। दोनों सिचुएशन कैसी हो गई, ओवर कैपिटलाइजेशन की। और क्वेश्चन में किसी भी कोई भी सिचुएशन देख के आपसे पूछ सकता है कि ओवर कैपिटलाइजेशन का एग्जाम्पल है, अंडर कैपिटलाइजेशन का, या फिर ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन का। उसके बाद है अंडर कैपिटलाइजेशन, तो इसकी बिल्कुल रिवर्स जो है केस हो जाएगा आपकी। सेम इन्वेस्टमेंट कैपिटल बट मोर रिटर्न। इन्वेस्टमेंट कैपिटल सेम है लेकिन रिटर्न क्या मिल रहे हैं, हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट घटा दी लेकिन रिटर्न फिर भी हमें क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। दोनों ही कैसी सिचुएशन है, प्रॉफिट की सिचुएशन है। तो क्या हो गया, ये हमारा अंडर कैपिटलाइजेशन हो गया। अब ये करेंगे कि इनके कारण क्या है, ओवर कैपिटलाइजेशन क्यों होता है। यानी कि ओवर कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब बताया था, जब हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है और रिटर्न हमें क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। तो देखो, एक तो हाई प्रमोशन एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रमोशन एक्सपेंसेस लगा देते हैं। इससे क्या होता है, हमने कैपिटल तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दी लेकिन रिटर्न आने में तो क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो भी सिचुएशन कैसी हो सकती है, ओवर कैपिटलाइजेशन की हो सकती है। सेकंड हमारा क्या हो सकता है, ओवर एस्टिमेशन फॉर बिजनेस एट द टाइम ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के टाइम पे हमने क्या कर लिया, बिजनेस का जो एस्टिमेट था वो क्या लगा लिया, ज़्यादा लगा लिया। ज़्यादा का एस्टिमेट लगा लिया तो उससे क्या होगा, हमारी जो इट मीन्स जब हमारा अच्छा बिजनेस चल रहा था तो उस टाइम पे हमने जो रिटर्न देखी कि नॉर्मल रिटर्न इतनी आनी चाहिए थी, वो हमने क्या लगा ली, ज़्यादा लगा ली। तो जाहिर सी बात है, अगर एस्टिमेशन ज़्यादा हो गया तो हमारा क्या होगा, अंडर कैपिटलाइजेशन ही निकल के आएगा। फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशनरी पीरियड। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस टाइम पे क्या चल रही थी, महंगाई चल रही थी। अब चीज़ें हमें महंगी मिलेंगी तो कैपिटल भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी, लेकिन रिटर्न तो ज़्यादा नहीं होंगे ना। तो इसीलिए वो भी किसका कारण हो सकती है, ओवर कैपिटलाइजेशन का कारण हो सकती है। परचेजिंग एसेट्स एट इन्फ्लेटेड प्राइस। जो हमने एसेट्स परचेज की वो भी हमने क्या की हैं, बढ़ी हुई दरों पर खरीदी हैं। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किन में, शेयर होल्डर में। अब हम अपने पास प्रॉफिट बचा कर ही नहीं रख रहे तो उससे री इन्वेस्ट करके पैसा कैसे कमाएंगे। ठीक है, हम सारा का सारा प्रॉफिट अगर शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने पास रख ही नहीं रहे हैं तो उससे हम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो लिबरल डिविडेंड पॉलिसी भी कहीं ना कहीं अंडर ओवर कैपिटलाइजेशन का कारण बनती है। अब करते हैं कि भाई अंडर कैपिटलाइजेशन क्यों होता है, क्योजेज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। एक एक पॉइंट को डिस्कस करने की यही वजह है क्योंकि कई बार क्या होता है ऑप्शन में, और आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बाद जो सब्जेक्टिव होगा उसमें भी ये हेल्पफुल रहेंगी। और ऑब्जेक्टिव में भी पॉइंट देकर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसका कारण नहीं है, ओवर कैपिटलाइजेशन का, कौन सा अंडर कैपिटलाइजेशन का कारण नहीं है। तो इनको एक बार क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम और इनका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है ये भी करेंगे। ठीक है, देखो अंडर कैपिटलाइजेशन है। अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, जब हमने एस्टिमेट
कम लगा लिया कि भाई अर्निंग इस बिजनेस में अर्निंग कितनी होती है, हमने एस्टिमेट ही बहुत कम लगाया, हमें जानकारी ही नहीं थी। तो जाहिर सी बात है जो हमें प्रॉफिट हुआ वो ज़्यादा का हो गया। तो हमने क्या सोचा कि हमारी सिचुएशन कैसी है, अंडर कैपिटलाइजेशन की है। उसके बाद प्रमोटिंग बिजनेस ड्यूरिंग डिफ्लेशन, हमने बिजनेस को कब प्रमोट किया, कब उसका कैलकुलेशन की, जबकि क्या चल रहे हैं, डिफ्लेशन चल रही है, यानी कि मंदी का दौर चल रहा है। और उस टाइम जो कैपिटल निकल के आएगी वो कम निकल के आएगी, जिससे कि हमारा प्रॉफिट क्या निकल के आएगा, ज़्यादा। तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, अंडर कैपिटलाइजेशन की। कंजर्वेटिज्म डिविडेंड पॉलिसी, कंजर्वेटिज्म डिविडेंड पॉलिसी क्या है, हम प्रॉफिट बहुत ही कम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस प्रॉफिट को हमने बिजनेस में क्या कर दिया है, री इन्वेस्ट कर दिया है, जिससे हमारी प्रॉफिट की जो रेट है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी किसका कारण हो सकती है, अंडर कैपिटलाइजेशन का। डिज़ायर टू कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एंड क्रिएशन ऑफ सिगरेट रिजर्व, हमने सिगरेट रिजर्व क्रिएट कर रखे थे, मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छा कंट्रोल था, हाई स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी है, क्योंकि एफिशिएंसी हाई होगी, कंट्रोल अच्छा होगा। सिगरेट रिजर्व अगर हमने क्रिएट कर रखे हैं तो वो हमारी कैपिटल को कम दिखाएंगे, जिससे कि हम ये सोचेंगे कि हमारी क्या है, अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, और प्रॉब्लम मैंने इसकी ही क्यों लिखी, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन की तो आपको पता ही चल गया कि भाई लॉसेस है एक तरह से, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन अगर अंडर कैपिटलाइजेशन है, हम कम पैसे लगाकर ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। फिर इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। सबसे पहले क्या है, इंक्रीज कंपटीशन, जब अदर्स कंपनीज को ये पता चलेगा कि इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो कंपटीशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्पेकुलेशन इन शेयर प्राइस, क्योंकि फ्लक्चुएशन, मोर फ्लक्चुएशन हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा, जिससे कि क्या होगा, जो शेयर्स का प्राइस है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें सट्टेबाजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद है लेबर ट्रबल्स, पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन, अब जो लेबर है वो क्या सोचेगी कि भाई जो मुनाफा हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैनेजमेंट क्या सोचेगी कि भाई हमारा कंट्रोल अच्छा है, हमारी जो पॉलिसीज हैं वो बेस्ट है। इससे क्या होगा, जो लेबर और मैनेजमेंट में था, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन था, वो क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। डाउटफुल इमेज इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर, अब देखो हमें ये पता चलता है कि भाई ये कंपनी तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के माइंड में क्या आता है कि भाई हमसे ही लूट रही है। तो कंज्यूमर के माइंड में उसकी जो इमेज है वो कैसी आ जाएगी, डाउटफुल इमेज आ जाएगी। पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अब गवर्नमेंट को भी ये पता चलता है कि भाई ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो गवर्नमेंट भी क्या कर लेगी, उसमें पॉसिबिलिटी हो जाएगी, गवर्नमेंट में भी उसमें इंटरफेयर करेगी, बार बार चेक करेगी कि क्या कहाँ पर क्या कुछ, कहीं कुछ घोटाला तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ गलत काम तो नहीं किया जा रहा जो इतना प्रॉफिट इसमें हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन है। क्या करना चाहिए, हमने इशू ऑफ बोनस शेयर इशू कर देने चाहिए। बोनस शेयर का मतलब क्या है कि जिसने शेयर पहले परचेज कर रखे हैं उनको कुछ कुछ शेयर और हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इशू ऑफ बोनस शेयर इशू करके भी हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू को दोबारा से रीवैल्यूएट करके, इट मीन्स कहीं हमने जो वैल्यू थी वो डिप्लेशन पीरियड में मंदी के दौर पे तो नहीं उसकी वैल्यू देखी थी, अब दोबारा से एक बार उसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही हम क्या देखेंगे कि अंडर वैल्यूएशन है या नहीं है। स्प्लिटिंग अप द शेयर, स्प्लिटिंग अप का मतलब क्या है, मान लो किसी कैंडिडेट्स के पास 6 शेयर हैं, ठीक है, पहले हमारी कंपनी 2000 शेयर इशू कर रही थी, ठीक है, 2000 शेयर इशू कर रही थी, तो पर शेयर उसको 20% यानी कि 20 रुपये पर शेयर, उसको 20 रुपये बच रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस शेयर की वैल्यू को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, 4000 शेयर बना देंगे इन्हीं को।
ठीक है, इन्हीं 2000 शेयरों को हमने क्या बना दिया, 4000 बना दिया। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 पर शेयर हो जाएगी। इससे क्या होगा, शेयर्स के नंबर्स बढ़ने से सिर्फ माइंड की जो क्लियरिटी है वो ये हो जाएगी कि पर शेयर कितना प्रॉफिट है, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट है। बाकी प्रॉफिट हमारा सेम रहेगा, लेकिन अगर पर शेयर की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कम निकल आएगी, जिससे कि जो हमारा डाउटफुल इमेज है वो क्या हो सकती है, सही हो सकती है। तो ये थी हमारी अंडर कैपिटलाइजेशन की प्रॉब्लम, सॉल्यूशन उसके, और इसी को मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि इसको बच्चे बेस्ट मानते हैं और ये कहते हैं कि मैम अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन अच्छी होती है। देखो, सिचुएशन कोई भी हो, आपकी रियल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, या फिर आपकी कंपनी में हो, जो बैलेंस में होती है वही बेस्ट मानी जाती है। कहते हैं ना, अति हर एक चीज़ की हानिकारक है। हद से ज़्यादा खुशी मिल जाए और हद से ज़्यादा गम, तो दोनों ही आपकी हेल्थ और आपकी पर्सनल लाइफ दोनों के लिए ही हानिकारक होते हैं। तो उसी तरह कंपनी के लिए भी हद से ज़्यादा प्रॉफिट और हद से ज़्यादा नुकसान दोनों ही क्या होती हैं, हानिकारक होते हैं। तो सही क्या रहेगा, ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन ही सही रहेगा, यानी कि जितना और प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसी से हमारी गाड़ी चलती रहे और उसी तरह हमारा प्रॉफिट होता रहे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको क्लियर कर देगी इन चीज़ के बारे में कि ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, अंडर क्या होता है और वाटर क्या होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की है, ताकि कोई भी पॉइंट रह ना जाए, और बिल्कुल 100% जो है देने की कोशिश की है, ताकि बच्चे ये ना समझे कि कोई पॉइंट आपका रह गया। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसकी जो लिंक है हम वहाँ पर आपको शेयर कर देते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच।